नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पे बच्चन सिंह तीनों पुस्तकों को एक आधार यानी तीनों का निचोड़ हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसी के माध्यम से किसके बारे में क्या कहा गया है, कौन सा कथन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप भी टीजीटी पीजीटी में अपना एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा देव स्थान रहस्य, जो कि 1905 में प्रकाशित हुआ था और इसमें मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना देखने को मिलती है। और दूसरा हो जाएगा प्रेमा, जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ था और इसमें हमें क्या वर्णन देखने को मिलता है, जैसे कि हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? प्रेमा उपन्यास में। सेवा सदन की बात करें तो यह हो जाएगा 1918 में। कब हुआ? 1918 में प्रकाशित हुआ और इसमें वैसा जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। और अगला उपन्यास की अगर हम बात करें, यह हो जाएगा वरदान। का हो जाएगा वरदान, यह 1931 में देखने को मिला था। इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। और ये सारे महत्वपूर्ण हैं। आप ये मत सोचिएगा कि 2-4 देख लें फिर इसके बाद छोड़ के चले जाएं। एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह हो जाएगा हमारा प्रेमाश्रम, जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ था और इसमें मिलता है कि औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण देखने को मिलता है। और अगला उपन्यास हो जाएगा हमारा रंगभूमि, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ था। रंगभूमि क्या 1925 में प्रकाशित हुआ था। यह औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण देखने को इसमें मिलता है। अब कायाकल्प की अगर हम बात करें तो यह 1926 में आया था। यह पुनर्जन्म की अवधारणा पर समाज सेवा और राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण इसमें वर्णन है। और अगला उपन्यास हो जाएगा निर्मला, जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ था और इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्र देखने को मिलता है। और गबन की अगर हम बात करें, यहाँ हो जाएगा 1931। यह मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है, यह हो जाएगा। और अगला उपन्यास हो जाएगा कर्मभूमि, जो कि 1933 में है। यह हिंदू मुस्लिम एकता है। इसमें अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। और गोदान में देखते हैं, यह 1936 में प्रकाशित हुआ था। यह किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन देखने को मिलता है। और आखिरी उपन्यास इनका हो जाएगा मंगलसूत्र, जो कि 1948 में प्रकाशित हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास क्या है, अधूरा है, तो यह हो जाएगा हमारा मंगलसूत्र। और यह भी पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा ऐसा उपन्यास है जो उनका आखिरी उपन्यास है लेकिन पूर्णतः पूरा है, यह हो जाएगा हमारा गोदान, जो कि आखिरी है लेकिन यह पूरा है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। इस वीडियो में हम 2 से 4 प्रश्न देखेंगे। आप सोचेंगे कि इतना बस 2-4 प्रश्न, लेकिन यह जान जाइए हम एक प्रश्न नहीं बल्कि अनेकों प्रश्नों को देखेंगे सिर्फ एकमात्र प्रश्न में। तो देखते हैं सबसे पहले, किसने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी? अब आप बताइए कि किसने प्रेम सागर की रचना करते हुए यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी? तो यह रहे आपके सामने ऑप्शन। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग आंसर सोचते रहिए। चलिए हम सीधे व्याख्या की ओर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सदल मिश्र के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सदल मिश्र के बारे में। तो यहाँ पे सदल मिश्र की अगर हम बात करें, यह बिहार के बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं और इनकी रचनाएं हो जाएंगी नासिकेतोपाख्यान, जिसे हम लोग चंद्रावली के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1803 ईस्वी में लिखा गया था। और दूसरा हो जाएगा रामचरित, जो 1806 में लिखा गया था। और तीसरा हिंदी पार्सियन वाक्य वलरी, जो कि 1809 ईस्वी में लिखा गया था। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है, तो ये सभी लोग जानते हैं सदल मिश्र की रचना है। और बाकी यह दोनों हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जामिनर का पता नहीं कब कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ ले। और अन्य फैक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, जैसे कि
नाचिकेतोपाख्यान जो यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में रची गई थी। जो कठोपनिषद में जो नचिकेता का संवाद वर्णित है उसी के आधार बनाकर यह खड़ी बोली में गद्य रचना रची गई थी। और यह इनका एक हो जाएगा जो रामचरित, यह आध्यात्म रामायण पर आधारित है। किस पे आधारित है? जो आध्यात्म रामायण है उस पर आधारित है। इसकी भाषा साफ सुथरी नहीं है। इसमें पूर्वीपन के लिए व्यवहारिक खड़ी बोली का भी प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। और हाँ देखिए, हम पूरे ऑप्शन को खोलकर आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे, जिससे यह होगा कि बार बार जब आपके आंखों के सामने से होके गुजरेगा आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिसको यह पसंद नहीं आ रहा है वह वीडियो छोड़कर जा सकता है। बाकी लोग जिनको पसंद आ रहा है आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। जैसे अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि सदा सुखलाल। अगले पॉइंट कौन से हो जाएंगे कभी ऑप्शन में? सदा सुखलाल। यह दिल्ली के रहने वाले हैं। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? एक है सुखसागर जो कि खड़ी बोली में लिखित है, और दूसरा हो जाएगा तवारिक। यहाँ हो जाएगा, यहाँ डबल त रहेगा, तवारिक यहाँ खा हो जाएगा, तवारिक हो जाएगा। और यहाँ सुखसागर की अगर हम बात करें कि यह विष्णु पुराण के आधार पर रची गई है। जो सुखसागर है वह किसके आधार पर? विष्णु पुराण के आधार पर रची गई है। इन्होंने 65 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और शेष अपनी जीवन यानी कि आयु वहीं पर हरिभजन किया, हरिभजन करके बिताएं। और अगला पॉइंट यह हो जाएगा हमारा, यह संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाखा कहते हैं। एवं संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले क्या कहते हैं? भाखा कहते थे। अगली पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यहाँ से अगली पॉइंट, हिंदी का महत्व कम होते देख मुंशी जी ने खेद प्रकट किया था। क्या खेद प्रकट किया था? कहें कि रस्मों रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। यह किनका हो जाएगा? यह हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल का कथन है कि रस्मों रिवाज है भाषा का दुनिया से उठ गया। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, जैसे कि लल्लू लाल। लल्लू लाल के बारे में क्या जानते हैं? यह आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे? गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने एक प्रेस खोला जिसका क्या नाम था? संस्कृत प्रेस। उनका प्रेस का क्या नाम था? संस्कृत प्रेस। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाएं कितनी हैं? इनकी 11 रचनाएं देखने को मिलती हैं। कितनी रचनाएं देखने को मिलती हैं? 11 रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं को। यहाँ पे सिंहासन बत्तीसी जो कि 1801 में है, बैताल पच्चीसी 1801 में यह भी है, शकुंतला नाटक और माधोनल 1801 में है, शकुंतला नाटक भी 1801 में है। और राजनीति की बात करें यहाँ 1802 में है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम सागर जो कि सभी के द्वारा चर्चित है, यह हो जाएगा 1810। और एक लता F.A. हिंदी, यह भी इनकी रचना है। ब्रज भाषा व्याकरण जो कि इनका खुद का है, मौलिक व्याकरण है। और सभा विलास माधव विलास लाल चंद्रिका 1818 में। यह टोटल इनकी 11 पुस्तकों की क्या है? रचना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगली पॉइंट हमारे हो जाएगी, वे रचनाएं जो अन्य लेखकों की रचनाओं के आधार पर लिखी गई हैं, लल्लू लाल ने लिखी हैं। तो पहला हो जाएगा जैसे प्रेम सागर या फिर नागरी दशम। यह क्या हो जाएगा? प्रेम सागर को हम नागरी दशम के रूप में भी जानते हैं। इसमें चतुर्भुज मिश्र के जो भागवत पुराण है उनके 10वें स्कंद के जो ब्रज भाषा का अनुवाद का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है। चतुर्भुज का जो भागवत पुराण है के 10वें स्कंद का अनुवाद इन्होंने खड़ी बोली में किया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला हो जाएगा जो लाल चंद्रिका है वो टीका के रूप में बिहारी ससई की टीका के रूप में लिखा गया है। और सिंहासन अगर हम बत्तीसी की बात करें, सिंहासन बत्तीसी की, तो यह काजिम अली खां की सहायता से सुंदर दास के ब्रज भाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण देखने को मिलता है। मतलब कि सुंदर दास ने इसे ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। सुंदर दास ने इसे ब्रज भाषा में इसका क्या किया है? अनुवाद किया है। अगर हम बात करेंगे कि सिंहासन बत्तीसी के रचयिता कौन है, यह अभी तक क्या है? अज्ञात है। यह अभी तक क्या है? अज्ञात है। यह एक मूल संस्कृत में था जिसका अनुवाद सुंदर दास ने ब्रज भाषा में किया। फिर इन्होंने कासिम अली खां की सहायता से लल्लू लाल ने खड़ी बोली में इसे लिखा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बैताल पच्चीसी। कौन सा हो जाएगा हमारा? बैताल पच्चीसी।
वे मूलतः संस्कृत में रचित किसका हो जाएगा, शिवदास द्वारा रचित है। यह ब्रज भाषा का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, सुरति मिश्र द्वारा किया गया। फिर इसके बाद लल्लू लाल और मजहर अली द्वारा खड़ी बोली में इसका रूपांतरण किया गया है। अगर इसके मूल राइटर की बात करें तो यह शिवदास द्वारा हो जाएंगे। फिर सुरति मिश्र ने इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया। फिर इसके बाद खड़ी बोली में लल्लू लाल वो भी मजहर अली के द्वारा यानी उनकी सहायता से इसका अनुवाद किए। अब यहाँ पे सिंहासन बत्तीसी के बारे में हम लोग अभी देखे हैं। यह संस्कृत में रचित है, जिसके रचयिता अज्ञात हैं। ब्रज भाषा में अनुवाद करने वाले सुंदरदास हैं। यह लल्लू लाल द्वारा काजिम अली खां की सहायता से खड़ी बोली में इसका रूपांतरण किया गया है। क्यों किया गया, ताकि अधिक लोग इसके क्या है पढ़ सकें। अब यहाँ पे कुछ कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है लल्लू लाल के बारे में कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णों उपासक दासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकार है, न कि नित्य व्यवहार के अनुकूलन है, न संबद्ध विचारधारा के पोषक हैं। यह जो कथन है किनके बारे में कहा गया है, तो लल्लू लाल के बारे में। यह किनका कथन हो जाएगा, तो शुक्ल जी का। और यहाँ पे लल्लू लाल ने एक प्रेस खोला था, वो भी संस्कृत प्रेस खोला था। कहाँ पे, आगरा में। और इनकी एक अब यहाँ राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है और शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। किसमें है, जो राजनीति है, माधव विलास है, लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य में है और जो शेष रचनाएं और बची हैं यह खड़ी बोली गद्य में वर्णित हैं। इनका जो हो जाएगा यह उर्दू और फारसी के कवि थे, उर्दू और फारसी दोनों के कवि थे। लेकिन अगर हम बात करें, यह उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे जिनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था और यह जो दिल्ली से लखनऊ आए थे। कहाँ से, जो दिल्ली से लखनऊ आए थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। रानी केतकी की कहानी, जिसे हम उदयभान चरित के नाम से जानते हैं, इसका जो समय सीमा है 1798 से लेकर 1803 के मध्य माना जाता है। यह किनके द्वारा माना जाता है, यह शुक्ल जी के द्वारा माना जाता है। किनके द्वारा, शुक्ल के अनुसार इनका समय यह हो जाएगा। अगर हम बच्चन सिंह की बात करें तो बच्चन सिंह ने माना है 1800 से लेके 1803। कब माना है बच्चन सिंह ने, 1800 से लेके 1803 के मध्य माना है। और यह एक हास्य प्रधान रचना है। अभी ये हाल ही की एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था यह कैसी रचना है, तो यह एक हास्य प्रधान रचना होगी। और इनकी भाषा की अगर हम बात करें तो सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार है। इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कि बाहर, क्या हो जाएगा, बाहर की बोली जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की से इसको मुक्त रखेंगे। और दूसरा गवारी, जो हम गवारी यानी कि ब्रज और अवधी से मुक्त रखेंगे। और तीसरा भाखापन, मतलब कि संस्कृत के शब्दों का मेल इसमें देखने को मिलेगा नहीं, उससे भी मुक्त रखेंगे। और इनकी एक रचना और हो जाएगी दरिया ए लतायफ। यह फारसी में लिखी गई इनकी पुस्तक है। कौन सी हो जाएगी, फारसी में लिखी गई इनकी पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा, दरिया ए लतायफ। यहाँ सैयद इंसा अल्लाह खां के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उनकी पंक्तियाँ हैं। जैसे कफन बांधे हुए चलने को यार सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी सब जो हैं तैयार बैठे हैं। यह इन्हीं का हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण यह हो जाएगा, यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है और न पुट। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास कौन सी रचना की है। जो आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल जी हैं उनकी कौन सी रचनाएं हैं, तो यह रहे हमारे ऑप्शन। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। यानी कि अगहन महात्म्य और बैसाख महात्म्य यह किनकी रचना हो जाएगी, बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना हो जाएगी। यह संवत 1680 के आसपास देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ब्रज भाषा गद्य में रचित मणिकालाल ओझा की रचना है। तो आप बताएं कि ब्रज भाषा गद्य में रचित कलाल ओझा की रचना कौन सी हो जाएगी। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि सोमवंश की वंशावली। यह किनका हो जाएगा, यह हो जाएगा ओझा की। किनका हो जाएगा, मणिकलाल ओझा की रचना हो जाएगी। कौन सा, सोमवंश की वंशावली।
अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें यहाँ पे आईने अकबरी की भाषा वचनिका, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने पहले ही बताया कि जो सोमवंशन की वंशावली है वह 1828 ईस्वी में रचित ब्रज भाषा गद्य में रचित मणिलाल ओझा की रचना है। और जो आईने अकबरी की भाषा वचनिका है यह लाला हीरालाल की पुस्तक है। किनका? लाला हीरालाल की पुस्तक है। और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें यहाँ पे सबर रस, यह रचनाकार मुल्ला वजही जो कि 1635 ईस्वी में किए। यह उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यह उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। कौन सा हो जाएगा? सबर रस। और ऑप्शन डी की अगर हम यहाँ देख लेते हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेदुर सराज, यह रचना नहीं बल्कि क्या है? लेखक है। यह रचना का यानी यह रचना नहीं है बल्कि यह लेखक का नाम है। यह दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं। इनकी रचना कौन सा हो जाएगी? जो इनकी रचना है, इनकी रचना का नाम हो जाएगा मेराजुल आशिकीन। क्या हो जाएगा? मेराजुल आशिकीन। इसे दक्षिण गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। यह दक्षिण गद्य की कौन सी है? प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और इनकी अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें, एक हो जाएगा शिकारनामा जो कि हाल ही की एग्जाम में अभी पूछा गया था, और हिदायतनामा। आप नेक्स्ट जान लीजिए, अगर शिकारनामा पूछा गया है तो हम लोग ध्यान रखेंगे हिदायतनामा, दोनों हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हमारे चारों हैं। एक भी पॉइंट के प्रति आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि हम सभी बुकों को मिलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, और हम बात कर लें यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र, इन सभी पुस्तकों का निचोड़ आपको देखने को एक साथ मिल रहा है।